तो दोस्तों फाइनली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मोस्ट अवेटेड प्रीक्वल को, जिसका नाम है द फर्स्ट ओमेन। ये हाल ही में ही रिलीज हुई है, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। आपको याद होगा कि मैंने इस चैनल के ऊपर कई साल पहले ओमेन 1976 और उसके रिलेटेड पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि असल में एंटी क्राइस्ट का जन्म हुआ कैसे था, वो रॉबर्ट थॉर्नो और कैथी थॉर्नो के परिवार में आखिरकार पहुंचा कैसे था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन पार्ट्स को भी जाकर जरूर देख लेना, चाहे आप पहले देख लीजिए या फिर आप बाद में देख लीजिएगा, जैसा आप चाहें, लेकिन देखना जरूर, तभी आपको देखने में मजा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है वलारी हाउस। अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। उसकी IMDb रेटिंग 8.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम फादर ब्रेनन को देख पाते हैं, जो कि एक रेनोवेटिंग चर्च में फादर हैरिस से मिलने आए हुए थे, जिन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा पाप कर दिया था। और यहाँ पर ये जो फील है ना, ये शुरुआत वाली जो चीज है, वो बिल्कुल हमें एग्जॉर्सिस्ट जैसी वाइब देता है। खैर फादर हैरिस कियाना नाम की एक छोटी बच्ची की फोटो फादर ब्रेनन को दिखाते हैं, जिसको देखने पर फादर ब्रेनन ये कहते हैं कि ये तो आम इंसानी बच्ची लग रही है। लेकिन पूछताछ करने पर और काफी जोर देने पर फादर हैरिस बताते हैं कि ये बच्ची आम नहीं है, इसका जन्म नॉर्मल नहीं था। कियाना का जन्म अननेचुरल तरह से हुआ था, लेकिन वो खुल के कुछ नहीं बताते और बस अपने गुनाह के बारे में सोचते हुए दुखी होने लगते हैं। तभी एक फ्लैशबैक में हमको नजर आता है कि एक लड़की के ऊपर कोई रिचुअल किया जा रहा था, जिसमें उसको न्यूड करके उसको लिटाया जाता है और उसके मुंह पे एक काला लिबास लगाया जाता है ताकि उसको ज्यादा कुछ दिखाई ना दे। लड़की बहुत डरी हुई थी, लेकिन तभी कोई भारी सांसों की आवाज उसको आती है, जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही थी और इस लड़की के साथ कुछ तो गलत होता है। खैर अब फादर हैरिस चर्च से बाहर जाने लगते हैं तो फादर ब्रेनन उनका पीछा करते हैं। अब फादर हैरिस कुछ बताने ही वाले थे कि इतने में ही एक पोल और कांच टूटकर नीचे गिर पड़ता है। शुरुआत में तो लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही फादर हैरिस पलटते हैं तो उनके सर के पीछे वाले हिस्से को जो पोल होता है वो चीरता हुआ गया था और बस वो मिस्टीरियस तरह से आगे मुड़कर हंसते हुए मारे जाते हैं, जिसके साथ ये सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। रोम 1971। अब इस समय रोम में सिविल राइट प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं कि तभी 21 साल से अमेरिका में रह रही मार्गरेट डायनो को रोम में विजरदेली ऑर्फनेज में बुलाया जाता है, जहां पर वो अपनी नन बनने की वाउस लेने वाली थी। अब मार्गरेट को वेलकम करने के लिए फादर गैब्रियल और कार्डिनल लॉरेंस आते हैं, जो कि पहले यहाँ पर एक फादर ही हुआ करते थे। अब कार्डिनल मार्गरेट को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश थे, जैसे उनकी खुद की बेटी आ गई। खैर अब मार्गरेट ऑर्फनेज में जाती है, जहाँ पर मोस्टली लड़कियां ही थी और यहाँ उसकी मुलाकात होती है 4 लोगों से। सबसे पहले है सिस्टर सिल्विया, जिसके बाद थोड़ी सी अजीब बर्ताव करने वाली सिस्टर एंजेलिका, एक जवान लड़की कार्लिटा, जो कि एक आर्टिस्ट है और काफी क्रिप्टिक स्केचेस बनाती है, जैसे कि एक लेडी को बिस्तर पर बांध कर रखा गया था और उसके चारों ओर नन्स थी और वो पहली ही मुलाकात में मार्गरेट को अजीब दिखाई देती है। इनफैक्ट कार्लिटा मार्गरेट के फेस पर लिक भी कर देती है, जिसको सिस्टर सिल्विया उठाती है। अब मार्गरेट की नॉटी रूममेट भी होती है लव, जो कि क्लब्स और पार्टी छुपकर करती रहती थी। अब मार्गरेट पूरे ऑर्फनेज का ही जायजा लेती है, जहां पर उसको अजीब सी आवाजें, विजन्स और वियर्ड चीज दिखती रहती हैं। मार्गरेट वहां पर रह रही बच्चियों से यहाँ की भाषा भी सीखने की कोशिश करती है। साथ ही साथ उसको पता चलता है कि कार्लिटा को बेडरूम में बंद कर रखा जाता है, क्योंकि उसको बुरे ख्याल आते हैं, जिसके चलते उसको सुधारने के लिए ऐसा किया जाता है। ये सारी बातें वही बच्चियां बता रही थी जो कि कार्लिटा की ही क्लासमेट्स थी, लेकिन कार्लिटा दिखने में काफी बड़ी होती है। इनफैक्ट मार्गरेट ने भी कार्लिटा के बारे में ऐसा ही कुछ देखा था, लेकिन सिस्टर सिल्विया आकर उसको ले जाती है। अब रात में लव जो होती है वो मार्गरेट को हॉट से कपड़े पहना देती है और अपने साथ क्लब और पार्टी में चलने के लिए फोर्स करती है, जिसके चलते मार्गरेट को जाना पड़ता है। अब वहां पर उनकी मुलाकात 2 लड़कों से होती है, जिसमें से पेयोलो नाम का लड़का मार्गरेट के साथ डांस करने लगता है, ड्रिंक करता है। हालांकि यहाँ पर वो ड्रिंक पहले से ही कर रही थी। खैर सडनली हम देख पाते हैं कि जैसे कार्लिटा ने मार्गरेट को लिक किया था, वैसे ही नशे की हालत में मार्गरेट पेयोलो को भी लिक करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो ब्लैकआउट कर जाती है। अब अगले दिन उसकी आंख अपने बिस्तर पर ही खुलती है, जहाँ पर बगल में लव थी, जो कि बताती है कि कुछ गलत नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मार्गरेट को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिरकार डांस के बाद हुआ क्या था।
खैर मार्गरेट इन सब चीजों से काफी दुखी थी कि उसको गलत नहीं करना चाहिए था, जैसे कि शराब, इंटीमेसी और क्लब जाना, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी वाउस लेने आई है और इसलिए वो गॉड से माफी भी मांगती है, दुखी रहती है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जब मार्गरेट ऑर्फनेज से दूर थी तब फादर ब्रेनन मार्गरेट से मिलने आते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ऑर्फनेज में उसे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए और उसने जरूर स्कियाना नाम सुना होगा, जिस पर मार्गरेट को याद आता है कि उसने एक फोटो के अंदर ये नाम देखा था। अब फादर का कहना था कि वो कार्लिटा से दूर रहे, वो उससे मिलने के लिए अपना एड्रेस भी देकर जाते हैं, लेकिन फिलहाल मार्गरेट उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती। अब मार्गरेट कार्लिटा के साथ काफी अच्छा बॉन्ड बना रही थी और उसको उसके लिए हमदर्दी भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि नन्स कार्लिटा को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी, उसको बाकी लड़कियों से अलग रखा जाता था, वो हमेशा डरी सहमी रहती, आइसोलेटेड रूम में बंद कर दिया जाता था। तब मार्गरेट कार्लिटा को बताती है कि उसको भी बचपन में अजीब अजीब डरावने विजन्स आया करते थे, ये आम बात है। तो कार्लिटा इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल तो होती है, लेकिन सडनली उनको ऑर्फनेज में किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो उसको नजर आता है कि एक लड़की की डिलीवरी हो रही थी, लेकिन मार्गरेट को ऐसा नजर आता है जैसे उस लड़की के बर्थ कैनल से किसी डीमन का हाथ बाहर आया है, जिसको देखते ही वो फिर से बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि ये जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थी, इनके पिता कौन थे, क्या था, कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है कि यहाँ पर किसी लड़के ने उनके साथ गलत किया होगा, जिसके बाद ये यहाँ पर ऑर्फनेज में आ गई होंगी। खैर अब होश में आने के बाद में कार्डिनल लॉरेंस मार्गरेट को संभालते हैं कि ऐसा हो जाता है, पहली बार बर्थ देते हुए देखा है, तो ये सब आम बात है। अब सभी बच्चियां और नन्स बाहर एंजॉय कर रही होती हैं और वहां पर सिगरेट्स भी चल रही थी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अजीब चीज है यहाँ पर। खैर तभी मार्गरेट नोटिस करती है कि एंजेलिका कार्लिटा से कुछ बात कर रही थी, वो भी सीक्रेट बातें। एंजेलिका के हाथ में एक फोटो थी जिसके अंदर एक लड़की बिस्तर से बंधी थी, उसके पेट में बच्चा था और साइड में नन्स भी खड़ी हुई थी। अब मार्गरेट इस बात पर काफी गुस्सा करने लगती है कि कार्लिटा के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। अब एंजेलिका अचानक से ही मार्गरेट को पकड़कर किस कर देती है, जो कि बहुत ही अजीब था, और उससे भी अजीब कि पूरे ऑर्फनेज में कोई भी इस बात से हैरान नहीं होता। I mean, बड़ा ही अजीब सा अनाथ आश्रम है ये। लेकिन उससे भी अजीब तब होता है जब एंजेलिका ऑर्फनेज के ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ जाती है। उसने खुद के ऊपर गैसोलीन छिड़का हुआ था, गले में फंदा भी था, अब सेम जैसा कि ओमेन 1976 मूवी में हुआ था। तभी कार्लिटा और मार्गरेट की तरफ देखते हुए एंजेलिका ये कहती है कि ये सब आपके लिए है, और खुद को आग लगाकर वो फांसी पर लटक जाती है, जिससे कि पूरे ऑर्फनेज में हंगामा हो जाता है और मार्गरेट और कार्लिटा भी इससे शॉक्ड हो गए थे। अब फाइनली अजीब चीजें होते हुए देखकर मार्गरेट फादर ब्रेनन के पास जाने का फैसला कर लेती है और उनके बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। फादर ब्रेनन ये कहते हैं कि कार्लिटा ही एंटी क्राइस्ट है, ये ऑर्फनेज और चर्च मिलकर कई सालों से ऐसा कर रहे हैं और उनके पास अब एंटी क्राइस्ट आ चुका है, जो कि दुनिया के लिए खतरा है। वो फादर हैरिस वाली स्कियाना की फोटो भी दिखाते हैं। फादर मार्गरेट को सारी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहते हैं ताकि वो इसको रोक पाए, लेकिन मार्गरेट उन पर यकीन नहीं करती कि ऐसा कुछ नहीं होता और वहां से भागने लगती है। लेकिन वो उनको कार्लिटा की फाइल्स देने के लिए रेडी हो गई थी। अब ऑर्फनेज के कई सारे बच्चे एक आर्ट म्यूजियम को अटेंड करने जा रहे होते हैं, जहां पर बस में मार्गरेट फादर गैब्रियल से कार्लिटा के जन्म के बारे में या फिर कोई भी जानकारी उनके पास हो ऐसा पूछती है, लेकिन सिस्टर सिल्विया उनके ऊपर नजर रख रही थी, जिसके चलते वो ज्यादा बात नहीं कर पाते। लेकिन फादर गैब्रियल के पास फिलहाल कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। अब मार्गरेट कार्लिटा से उसके पास्ट के बारे में भी पूछती है, उसको कहती है कि ये सब असली नहीं है, लेकिन कार्लिटा वहां से भाग जाती है और जब वो उसको मिलती है तो कार्लिटा के साथ सिस्टर एंजेलिका की आत्मा थी, जिसको देखते ही मार्गरेट बहुत डर जाती है और उसको सिस्टर सिल्विया बाहर लेकर जाती है, क्योंकि वहां पर दंगे होने लगते हैं और हवाएं चलने लगती हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि मार्गरेट को वही डिमोनिक एंटिटी पकड़ रही है, लेकिन असलियत में वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन सिस्टर सिल्विया इस चीज को देख पा रही थी, नोटिस कर पा रही थी, जो कि अपने आप में ही अलार्मिंग था। अब सिस्टर सिल्विया सभी नन्स के सामने मार्गरेट को सख्त हिदायत देती है कि वो कार्लिटा के आसपास भी ना दिखे और वो ऑर्फनेज से बाहर चली जाए। इनफैक्ट उसे वाउज लेने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेंटली अनफिट है। लेकिन मार्गरेट उल्टा सिस्टर सिल्विया पे गुस्सा करती है कि वो कार्लिटा के साथ गलत कर रही हैं। खैर अब रोते हुए कार से मार्गरेट बाहर निकल जाती है, जहां पर उसको पेओलो मिलता है, जो कि उसके साथ क्लब में डांस कर रहा था। लेकिन वो मार्गरेट से डर रहा था। मार्गरेट उससे भीख मांगती है कि वो उसे बताए कि आखिर उस रात हुआ क्या था, लेकिन वो उससे बस एक ही बात कहता है कि लुक फॉर द मार्क। और तभी एक भयानक ट्रक एक्सीडेंट से पेओलो की बॉडी दीवार से जा टकराती है। मार्गरेट उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो आधा कट जाता है। मार्गरेट के हाथ बस पेओलो का आधा हिस्सा था, जिससे कि आसपास के सभी लोग डर जाते हैं और इस तरह से पेओलो मारा जाता है, जिसको सारा सच पता था। खैर तभी मार्गरेट चर्च में अपने गुनाहों के लिए माफी मांगती है और हम देखते हैं कि कैंडल्स के बीच बैठी हुई मार्गरेट ऐसी लग रही थी जैसे डेविल के कब्जे में वो थी। डेविल का डरावना मुंह बनता हुआ नजर आता है।
खैर अब लस फाइनली अपनी वाउज लेती है नन बनने के लिए और मार्गरेट एक सीक्रेट चाबी ढूंढकर सीक्रेट बेसमेंट में चली जाती है जहां पर स्कियाना नाम की फाइल्स थीं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि स्कियाना नाम की खाली एक फाइल नहीं बल्कि 14 फाइल्स थीं। जी हाँ, जिसमें से सिर्फ रिसेंट वाली बच्ची यानी कि 14th बच्ची जो कि कार्लिटा है वो जिंदा थी। सभी के ऊपर 666 वाला मार्क था यानी कि डेविल का मार्क। सभी की सभी बच्चियां सुबह 6 बजे 6 जून को पैदा हुई थी। बाकी सभी बच्चियां मारी गईं ऐसा मार्गरेट को लगता है। उन सभी बच्चियों के अंदर डिफॉर्मेशन हुई थी जिसकी वजह से कोई नहीं बच पाई। और नोट करने वाली बात यह है कि सारी की सारी लड़कियां थीं, कोई भी लड़का नहीं था। लेटेस्ट जन्म यानी कि स्कियाना 14 का जन्म या फिर कार्लिटा का जन्म 1959 में हुआ। मतलब ये अभी मात्र 12 साल की है, लेकिन दिखने में बाकी बच्चियों से ये काफी स्ट्रॉन्ग और बड़ी इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पर वो डेविल की संतान है, यानी कि इनको आम तरीके से पैदा नहीं किया गया है। इनफैक्ट फाइल के अंदर लिखा भी हुआ था कि यहाँ पर उसको बाकी बच्चियों से अलग रखना होगा। खैर मार्गरेट अब फाइल्स और कार्लिटा को लेकर भागने लगती है और छुप जाती है कि तभी नन्स उसको पकड़ लेती हैं, लेकिन कार्लिटा के मुंह के ऊपर साइड मार्गरेट को 666 वाला मार्क दिख जाता है जिससे वो डर जाती है और मार्गरेट को कैद कर लिया जाता है। अब रात में उसको एक लेडी के भयानक सपने आते हैं और तभी वो लेडी उसको हॉन्ट भी करती है जो कि खून में भीगी हुई थी कि तभी वहां पर फादर गैब्रियल आकर उसको छुड़वा लेते हैं और फाइल्स लेकर सीधा फादर ब्रेनन के पास जाते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि फादर गैब्रियल से मिलने फादर ब्रेनन पहले भी आए थे, लेकिन तब फादर गैब्रियल को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन फिलहाल हालातों को देखते हुए उन्हें अब ब्रेनन के ऊपर भरोसा था। अब मार्गरेट और फादर गैब्रियल और ब्रेनन इन फाइल्स को देखते हैं, लेकिन फादर ब्रेनन की 666 मार्क वाली बात मार्गरेट को अजीब लगती है क्योंकि कार्लिटा की बॉडी पर नहीं बल्कि उसके तो मुंह के ऊपर साइड 666 वाला मार्क है, जिसके बारे में ब्रेनन को भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब फाइल्स को ठीक से चेक करने पर देखा जाता है कि सभी बच्चियों की बॉडी के ऊपर 666 वाला मार्क था, लेकिन स्कियाना 14 यानी कि कार्लिटा के ऊपर ये मार्क नहीं था। यानी कि जो बच्ची जो स्कियाना फादर हैरिस की फोटो में है वो कोई और ही है, वो कार्लिटा नहीं है, एंटी क्राइस्ट कोई और ही है। ये चीज तो फादर ब्रेनन को भी शॉक कर देती है कि डेविल के कल्ट के लोगों ने चालाकी की है, गुमराह किया है सबको। इनफैक्ट फादर हैरिस ने भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी या फिर ब्रेनन ने ही ठीक से डिकोड नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये बच्ची अपने टीन्स में होगी यानी कि 18+ होगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये चूक गए। एंड ऑब्वियस ही बात है यार, यहाँ पर ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है बल्कि ये डेविल की बात हो रही है, एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है और इसको सुलझाना उतना आसान नहीं था। लेकिन यहाँ पर 1% छोड़ो 0.001% के एरर के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी गलती हो गई। अब फाइल्स को रीचेक किया जाता है जिसके अंदर स्कियाना 5 की फाइल के अंदर फोटो मिसिंग थी और फादर हैरिस वाली फोटो इस फाइल में बिल्कुल सटीक बैठ जाती है, यानी कि कार्लिटा के अलावा स्कियाना 5 भी जिंदा थी जो कि 1950 में जन्मी थी और आज लगभग उसकी उम्र 21 साल की होगी। जी हाँ, समझे आप, यानी कि एंटी क्राइस्ट कोई और नहीं बल्कि मार्गरेट खुद है, जिसके साथ ही अब मार्गरेट को क्लब वाली रात के बारे में चीजें याद आ जाती हैं कि आखिरकार उस रात उसके साथ क्या हुआ था। तो असल में उस रात जो क्लब के अंदर पेओलो मिला था और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ये सारी की सारी एक सोची समझी साजिश थी। उसको ड्रिंक्स करवाना, ऐसा डांस करवाना, सब कुछ एक सोची समझी प्लान के तहत था। तो ऑर्फेनेज की नन्स ने मिलकर उसके साथ भी वही डिमोनिक रिचुअल किया जो कि शुरुआत वाली लेडी के साथ में हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से मार्गरेट की ही माँ होगी, जो कि उसके सपने में विजन्स में आ रही थी। एक डिमोनिक एंटिटी आकर मार्गरेट के साथ फिजिकल हुई थी और ये याद आते ही उसको पेओलो की बात भी याद आती है कि लुक फॉर द मार्क, यानी कि उसके सर पर ही 666 का मार्क था और वही थी स्कियाना 5। अब असल में ऑर्फेनेज ने इतने सालों तक उसको दूर रखा ताकि सही समय आने पर उसके साथ ये रिचुअल किया जाए, लेकिन अभी भी यहाँ पर चीजें लोगों को समझ में नहीं आती कि यहाँ पर उसके साथ किया क्या गया है और यहाँ पर अगर एंटी क्राइस्ट वो नहीं है तो एंटी क्राइस्ट है कौन, यानी कि अभी भी चीजें क्लियर नहीं हुई थी। अब मार्गरेट यहाँ पर समझ गई थी कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके पेट में कुछ दिक्कत है और वो डर कर एबॉर्शन करवाना चाहती है क्योंकि उसके मन के अंदर डिमोनिक कुछ नहीं था, वो ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते फादर ब्रेनन और गैब्रियल उसको ले जाने लगते हैं। लेकिन ऑर्फेनेज के लोग उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं, जिससे होता ये है कि मार्गरेट तो बच जाती है लेकिन वो डिमोनिक होने लगती है, जैसे उसकी बॉडी की ये शक्ति उसको बचा रही हो। अब मार्गरेट जो कि अब तक बिल्कुल स्लिम ट्रिम थी, बिल्कुल ठीक थी, उसका अचानक से ही पेट फूल जाता है
यानी कि ये बच्चा कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया और ये दिन होता है 6 जून का और सुबह के 6 भी बजने वाले थे कुछ ही समय में। अब सबसे शॉकिंग बात ये कि इसमें सिस्टर सिल्विया, कार्डिनल लॉरेंस और लस भी मिली हुई है। इनफैक्ट पूरा ऑर्फनेज ही मिला हुआ था। ये सब प्लानिंग थी और अब लॉरेंस यहाँ पर फाइनली असली पत्ते खोल देते हैं। वो बताते हैं कि वो खुद एंटी क्राइस्ट नहीं है, बल्कि वो इतने सालों से एक तरीका निकाल रहे थे कि कैसे एंटी क्राइस्ट को धरती पर लाया जाए, क्योंकि एंटी क्राइस्ट एक मेल ही हो सकता है जो कि उसकी पावर्स को कंटेन कर पाएगा, यानी कि जो वेसल है वो मेल होना चाहिए। तो इन्होंने एक सैटेनिक एंटिटी जैकल को बुलाया जो कि अपनी ही ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने ही बच्चे के साथ इंटीमेट होकर एंटी क्राइस्ट को इस धरती पर ला सकता है। जी हाँ, अब तक की लड़कियां जो थी वो इसी डिमोनिक जैकल की संतानें थी। तभी तो फादर हैरिस ने कहा था कि ये नेचुरल बच्चियां नहीं हैं। सबसे पहले यहाँ पर आम लड़कियों के साथ इस जैकल ने इंटीमेसी की, ये रिचुअल किया, जिससे कि यहाँ पर 14 लड़कियों में से खाली 2 संतानें हुई जो कि ठीक थी। एक थी स्कियाना 5 यानी कि 1950 में जन्मी मार्गरेट और दूसरी थी हाल ही में ही जन्मी यानी कि 1959 में जन्मी स्कियाना 14 यानी कि कार्लिटा। इनका प्लान था कि अगर मार्गरेट फेल भी हो जाती है तो फिर सही समय आने पर ये कार्लिटा का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए वो उसको बचपन से ही ये सब इमेजेस दिखाकर उसको तैयार कर रहे थे ताकि कार्लिटा को बड़े होकर रिचुअल अजीब ना लगे और वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। वो कहते हैं ना कि पानी को जिस किसी कंटेनर में डाल दो वो उसका रूप ले लेता है, तो यहाँ पर कार्लिटा के साथ ऐसा ही ये लोग कर रहे थे। अब डिमोनिक एंटिटी ने एक जैकल का रूप लिया था, एक हेल्दी फीमेल के साथ इंटीमेसी करी। देन वो जो बच्ची हुई वो इनडायरेक्टली कैपेबल थी एंटी क्राइस्ट को कंटेन करने के लिए, जो कि है मार्गरेट और कार्लिटा। लेकिन मार्गरेट मैच्योर थी, 21 साल की थी, इसलिए उसको चूज किया गया। अब यहाँ पर इस ऑर्फनेज वालों का ये मानना है कि दुनिया जीसस क्राइस्ट से दूर हो गई है, तो एंटी क्राइस्ट को लाकर सबको डराकर वापस से जीसस क्राइस्ट की ओर ले जाना है, जो कि इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, जो कि सबको यही बताया करते थे। लेकिन असल में ये डेविल के पुजारी थे, ये फॉल्स गॉड को मानते थे। खैर, अब मार्गरेट को यहाँ पर 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। इनको लड़की से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ लड़के से मतलब था, जिसके ऊपर 666 का मार्क भी है और यही बच्चा एंटी क्राइस्ट है। सभी बहुत खुश थे और शुरू में मार्गरेट भी बच्चे को गले लगाती है, लेकिन वो समझ गई थी कि ये बच्चा दुनिया के लिए खतरा है, जिसके चलते वो एक सर्जिकल नाइफ लेकर सबसे पहले फादर लॉरेंस को खत्म करती है, यानी कि कार्डिनल लॉरेंस को, और फिर बच्चे को भी करने ही वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऑर्फनेज के लोग बच्चे को छीन लेते हैं और लस, जो कि मार्गरेट की ही रूममेट थी, वो मार्गरेट के पेट में एक धारदार चीज से वार कर देती है, जिससे कि मार्गरेट वहीं गिर पड़ती है। अब सिस्टर सिल्विया ऑर्डर्स देती है कि मार्गरेट और उसकी बच्ची को आग लगा दो, दोनों मारे जाएंगे, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो उनको मिल गया था। लेकिन कार्लिटा के मन में मार्गरेट के लिए प्यार था, वो आकर उसको और छोटी बच्ची को बचा लेती है, जहां मार्गरेट अपने सामने एक बर्निंग जैकल को देखती है जिसने उसके साथ असॉल्ट किया था। उसको देखकर मार्गरेट खूब तेज चिल्लाती है एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये जैकल यही था हमेशा से, बस दिखता किसी को भी नहीं था अपनी ईविल शक्तियों के चलते। अब यहाँ पर देखो, उसका भी कोई काम नहीं था तो वो भी खत्म। ये नॉर्मल जैकल होगा मेरे हिसाब से, जिसको ईविल ने पजेस किया होगा, जिससे कि एंटी क्राइस्ट को धरती पर लाया जा सके। बेसिकली यहाँ पर जैकल को एज अ वेसल इस्तेमाल किया गया है। अब तभी हमें ओमेन 1976 मूवी के शुरुआत से पहले की कुछ चीजें दिखाई जाती हैं। तो ऑर्फनेज के मेंबर्स आपस में बात कर रहे थे, जहां पर लस कार में थी। उसको अमेरिकन डिप्लोमेट रॉबर्ट थॉर्नो और उसकी वाइफ कैथी के बारे में बताया जाता है कि उनकी डिलीवरी होने वाली है, उनको भी लड़का होगा, लेकिन हमें उनके बच्चे को लेकर हमारे एंटी क्राइस्ट को उनको देना होगा, क्योंकि इससे एंटी क्राइस्ट की परवरिश अच्छे खानदान में होगी, उसके पास पावर्स आएंगी। खैर, अब यहाँ पर रॉबर्ट के असली बच्चे के साथ क्या हुआ या फिर आगे क्या होता है, ये आपको ओमेन 1976 मूवी में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे ही पार्ट्स एक्सप्लेन करे हैं, तो आप देख लेना, इससे आगे की कहानी आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। खैर, अब मूवी के अंदर हम एक और चीज नोटिस कर पाते हैं कि अब रॉबर्ट और उसकी वाइफ कैथी को ये एंटी क्राइस्ट थमा दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं, एंटी क्राइस्ट रॉबर्ट और उसकी वाइफ कैथी की देखरेख में बड़ा होने लगता है। उसी के पैरेलली हम कुछ साल में यहाँ पर मार्गरेट, कार्लिटा और उसकी छोटी बच्ची को देख पाते हैं, या फिर ये कहें कि एंटी क्राइस्ट की बहन को, जो कि मेरे ख्याल से उससे बिल्कुल अलग थी। ये लोग एक सुखी परिवार की तरह बिल्कुल आइसोलेटेड एक बर्फीली जगह पर रह रहे थे, जहाँ पर फादर ब्रेनन आ जाते हैं। जी हाँ, यानी कि वो उस एक्सीडेंट में बच गए थे। वो मार्गरेट को बताते हैं कि ऑर्फनेज को पता है कि तुम और वो बच्ची जिंदा है, यानी कि कार्लिटा भी जिंदा है और वो छोटी बच्ची भी जिंदा है। तुम खतरा हो सकते हो सबके लिए और वो तुमको लेने जरूर आएंगे। लेकिन मार्गरेट उन पर बंदूक तान कर कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं, वो बस यहाँ पर अकेले रहना चाहते हैं, जिस पर फादर ब्रेनन भी एग्री करते हैं। लेकिन जाने से पहले वो ये बताते हैं कि तुम्हारा बेटा जिंदा है और उसका नाम भी रख दिया गया है, जो कि है डेमियन। और बूम,
इसी के साथ में द फर्स्ट ओमेन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द फर्स्ट ओमेन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुपरनैचुरल हॉरर मूवी पसंद आई होगी। और ये प्रीक्वल है 1976 में आई ओमेन फिल्म का। यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि ये एंटी क्राइस्ट पैदा कैसे हुआ था, कैसे इसको एक्सचेंज किया गया था, कैसे एक वेल्दी फैमिली में, पॉलिटिकल पावर वाली फैमिली में इसको भेज दिया गया। अब देखो 1976 ओमेन के अंदर जब रॉबर्ट को ये पता चलता है कि भैया ये जो बच्चा है ये एंटी क्राइस्ट है और इसकी माँ की कब्र के अंदर एक जैकल का कारकस था, यानी कि उसके हड्डियों का ढांचा था, और जस्ट उसके बगल में उसके बेटे की भी बॉडी थी जिसके सर पर वार करा गया था, यानी कि वो मरा नहीं था, उसको जानबूझकर मारा गया ताकि एंटी क्राइस्ट उसके परिवार में आ पाए। लेकिन उस मूवी के अंदर सबने ये माना कि जो डेमियन है उसकी असली माँ जैकल थी, यानी कि वो कोई इंसान नहीं थी। लेकिन जो प्रीक्वल है, यानी कि ये जो लेटेस्ट मूवी आई है, इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो उसकी माँ है वो इंसानी रूप में ही थी, लेकिन उसके अंदर बर्निंग जैकल का डीएनए जरूर मौजूद था। तो डेमियन की माँ की कब्र के अंदर जैकल का कारकस का होना बहुत ही वियर्ड बात है। या तो यहाँ पर यह सजेस्ट करा जा रहा था कि वहां पर उसका जो जन्म हुआ था वो जैकल के जरिए हुआ था। तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। अब चलो यहाँ पर यह भी मान लिया जाए कि ये भी यहाँ पर कल्ट की एक चाल थी ताकि कोई भी इस चीज को पकड़ ना पाए। लेकिन 1976 वाली मूवी के अंदर जब डेमियन का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर उसका जो डीएनए होता है वो किसी इंसान से नहीं बल्कि जैकल से ही मैच करता है। तो इन सब से तो यही लगता है कि जो डेविल कल्ट था वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में, मार्गरेट के बारे में, कार्लिटा के बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग एंटी क्राइस्ट के लिए खतरा बन सकते थे, क्योंकि उनको सारा राज पता था कि क्या होता है ऑर्फनेज के अंदर क्या नहीं होता। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस जैकल एंटिटी ने अब तक मार्गरेट को पदस करके रखा हुआ था वो जन्म के बाद उससे अलग हो गया और ऑर्फनेज के अंदर जब आग लगाई गई तो वो भी जल गया था, जिसके बाद उसके कारकस को वहां पर गाड़ दिया गया। जिससे कि कल्ट वालों ने इनडायरेक्टली यही दर्शाया कि जो डेमियन है यानी कि एंटी क्राइस्ट है वो जैकल परिवार से ही आया था, यानी कि सैटेनिक जैकल परिवार से। हो सकता है कि ये कोई डिमोनिक एंटिटी होगी हेल की, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का मतलब खाली डेविल नहीं होता। एंटी क्राइस्ट कोई भी डीमन या फिर वो कोई भी इविल फोर्स हो सकती है जो कि जीसस क्राइस्ट को अपोज करती है। और आपको याद होगा कि सबसे पहले कार्लिटा ने मिलते ही मार्गरेट के फेस पर लिख कर दिया था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जैकल के वंशज थे, इसलिए इन्होंने जानवरों की तरह मीट एंड ग्रीट किया, एटलीस्ट कार्लिटा ने, क्योंकि वो ज्यादा प्रिमिटिव थी और बच्ची भी थी। और ये लिकिंग वाला सीन मेरे ख्याल से अफेक्शन को दर्शाता है यहाँ पर, चाहे वो मार्गरेट ने पेओलो के ऊपर किया हो या फिर कार्लिटा ने मार्गरेट के ऊपर। और यहाँ पर हम बीच बीच में एक काफी भयानक प्रीस्ट को या फिर बड़े बिशप को देख पाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये इनका लीडर हो सकता है या फिर ये सारा कुछ इसने ही ओरिजिनेट किया होगा कि एंटी क्राइस्ट को कैसे लाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि द फर्स्ट ओमेन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। इतनी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैंने इसको तब एक्सप्लेन किया था जब इसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। तो मैं इसको काफी अच्छे से समझ पा रहा हूँ। यहाँ पर तीनों मूवीज के अंदर जो जो हुआ मुझे अच्छे से समझ में आया है। उम्मीद करता हूँ जो ओल्ड फैंस होंगे जिन्होंने ओमेन की पूरी सीरीज देखी होगी वो इसको समझ रहे होंगे। बाकी अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर जरूर देखना, आपको देखने में मजा आ जाएगा। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड स्कोर है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो बहुत ही अच्छा बजता है फर्स्ट ओमेन के अंदर। जो 1976 के अंदर बजा था वो सेम यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है रीबूट करके, तो सुनने में काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक लगता है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मुझे तो ये मूवी काफी अच्छी लगी है और प्रीक्वल बनाई जाए तो ऐसी ही बनाई जानी चाहिए, काफी बढ़िया थी। तो चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए